मोटरसाइकिल्स की, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई जो इस बात को समझे कि ये $6 अरब का जो बोझ है हम इसको कैसे मोटरसाइकिल्स पे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ना ही हमने बिजली की गाड़ियों की तरफ तवज्जो दी, बल्कि उनको महंगा कर दिया कि वो यहाँ बिकी न सके पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ना ही हमने बिजली की गाड़ियों की तरफ तवज्जो दी, बल्कि उनको महंगा कर दिया कि वो यहाँ बिकी न सकें। ये वो नाकामी है जो आज आपके गले पड़ी हैं। हुकूमतें पॉलिसीज़ बनाती हैं जो दूरदराज नताइज देखती हैं कि किस तरह ये हालात पैदा हों अगर मुल्क की मुश्किल हो, और आपकी मुश्किलात हमेशा से डॉलर की नहीं हैं, तो उसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनी। और आज हकीकत ये है कि हर मोटरसाइकिल वाला आज 7,000 रुपये उसका ख़र्चा है जो मोटरसाइकिल चलाता है। 7,000 रुपये माहाना उसका ख़र्चा है मोटरसाइकिल का। इसमें से भी 40% रकम जो है वो टैक्सेज है, यानी हर मोटरसाइकिल वाला 3,000 रुपये टैक्स जो है वो हुकूमत को हर महीने अदा करता है पेट्रोल की कीमत की सूरत में। यहाँ पर आप इस्लामाबाद की दुकान से 3,000 रुपया महीने का नहीं ले सकते, आप किसी कारोबार से नहीं ले सकते। आपके असेंबली के मेंबरान हैं जो 3,000 रुपया टैक्स नहीं देते महीने का, लेकिन आप हर मोटरसाइकिल वाले से आज 3,000 रुपये का टैक्स ले रहे हैं। क्या आपने सोचा इस बारे में कभी? हुकूमतें फैसला करके बात का ऐलान करती हैं, हम फैसले करके सोचते हैं कि अवाम पे क्या बोझ पड़ेगा। जब रिएक्शन आता है, जब टीवी पे, सड़क पे, खबरों में, अखबार में बात आती है, फिर हमें सोचते हैं कि हाँ यार तो बड़ी जुल्म हो गया, अब 80 रुपये कम कर देते हैं। इस 80 रुपये का कोई मकसद नहीं है, इससे कोई रिलीफ नहीं है। आपकी पॉलिसी अगर दुरुस्त होती तो ये इतना बोझ अवाम पे पड़ता ही ना। यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से बढ़ रही हैं इसका माजी में कोई सानी नहीं है कि माजी में जो सारे इंडेक्सेस थे इकट्ठे बढ़ते थे, जिसमें ब्रेंट है, WTI है, ये प्लेट्स है। इस दफ़ा ये अलहदा बढ़ रहे हैं, यानी पेट्रोल की कीमत जो है, डीजल की कीमत जो है वो तेल की कीमत को फॉलो नहीं कर रही, उससे ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया में कम हो गई है जंग की वजह से। ये सारे हालात हैं जो मुल्क की आज हैं। अगर हमने अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त की होती तो आपको ये मुश्किल ना होती। सबसे बड़ी बात यह है, लोग हल की बात करते हैं, मैं हल की बात करता हूँ। हम हमेशा मसले की बात करते हैं कि जी वो बड़ी, कल भी वज़ीर साहब ने कहा कि जंग हो गई है, उसमें जहाज़ बंद हैं, हरमूज़ बंद है, तो हमें बड़ी मुश्किल है। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? इस महीने को आप देखें, 5 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो हैं वो हुकूमत ने तेल की कीमत का तयन करने के लिए अपनाई है। दुनिया में कोई ये मुल्क नहीं है जो इस तरह तेल की कीमतें का तयन करता है। दुनिया में एक बड़ा सीधा निज़ाम है, उसको डीरेगुलेशन कहते हैं। मार्केट पे छोड़ दें, मार्केट OMCs 50-60 हैं पाकिस्तान में, कंपटीशन है, वो अपना तेल लाएंगी, अपना पेट्रोल डीजल लाएंगी, मार्केट में बेचेंगी, अपनी कीमत पर बेचेंगी और कीमतें कम होंगी। इसका तजर्बा पाकिस्तान में हुआ है। 2018 में जो हाई फ्यूल्स थे, हाई ऑक्टेन के फ्यूल्स थे, और जो बेहतर क्वालिटी का डीजल था, उसको डीरेगुलेट कर दिया गया था और कीमतें गिर गई थी। और आप जी आपने मार्केट में देखा होता है, ये शेल के पंप पर आप जाएंगे तो वी पावर जो है वो कभी 5 रुपये का फ़र्क होता है आम पेट्रोल से, कभी वो 10 रुपये का हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, मार्केट के हिसाब से। यही रास्ता पाकिस्तान को अपनाने के लिए भी है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये फैसला 2018 में काबीना में कर दिया गया था, इसमें कोई काबीना के फैसले की ज़रूरत नहीं है। काबीना का फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं ये डीरेगुलेटेड हैं। सिर्फ उसकी तारीख का तयन जो है वो उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए इस निज़ाम को अपनाने के लिए, तो हमें 4-6 महीने दे दें, उसके बाद हम इसका तयन कर देंगे। लेकिन आज 8 साल गुजरने के बाद तयन नहीं हो सका।
ये जो प्राइसिंग हमारी PSO के शिप्स पर है, ये उस ज़माने में थी जब एक ही मुल्क में OMC हुआ करती थी। अब कंपटीशन का माहौल है, इसको ओपन अप कर दें, डीरेगुलेट कर दें, इस माहौल को आज ही कर दें, आपको इसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे और ये सारी मार्केट जो है ये ठीक हो जाएगी। उसमें ना वज़ीर-ए-आज़म साहब को समरी रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ना तकलीफ उठानी पड़ेगी रात के अंधेरे में 80 रुपये कम करने के लिए। जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी, कीमत ऊपर जाएगी, कीमत कम होगी, नीचे आ जाएगी, कंपटीशन होगा, मार्केट सीधी रहेगी। कोई ये ख़तरा नहीं है क्योंकि ज़्यादा पैसे बना लेगा। पैसे अगर बने हैं तो जो पहली प्राइस इंक्रीज़ हुई थी उसके अंदर बने हैं। जिसके पास बाल उस दिन मौजूद था उसने अरबों रुपये बनाए, कीमत पाकिस्तान के अवाम ने अदा की। हमें कहा जाता है कि वहाँ पर होर्डिंग हो जाती, भाई होर्डिंग आप हुकूमत हैं, उसको आप काउंटर कर सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवक्त कीमतें बढ़ा दें। ये वो खामियाँ हैं जिसका इजहार करना बड़ा ज़रूरी है। समझने की ज़रूरत है कि मुल्क में आज मसला क्या है, उसके हल क्या है, ताकि ये मसाइल रहेंगे कि जंग कब तक चलती है, जंग के बाद क्या असरात होंगे। ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम होता है कि इन पर नज़र रखे, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाए। तो ये दो बातें मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। एक, पेट्रोलियम प्राइसिंग को डीरेगुलेट करें, हुकूमत के बस की बात नहीं है। और दूसरा, EV पर तवज्जो दें, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल में। ये तादाद बढ़ती जा रही है और इसके अंदर अब कुछ EV आया है, लेकिन EV को इंसेंटिवाइज़ करेंगे तो आपका काम चलेगा। और फिर आपको कानून के तहत देही इलाके में, शहरी इलाके में कम अज़ कम आपको जो प्राइसिंग है उसको, जो EV मोटरसाइकिल है उसको लाजमी करना पड़ेगा। फिर जाकर ये $6 अरब का बोझ कुछ न कुछ कम होना शुरू होगा। दुनिया ने किया, चीन की मिसाल आपके सामने है। इसके अलावा मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। एक सोलर के हवाले से है। पाकिस्तान में सोलर का एक इनकलाब आया, दुनिया ने इसको माना। मुझे कल एक डेलीगेट थे जो ब्राज़ील में जो कॉप हुई थी, इन्वायरमेंट की जो कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर गए थे। उन्होंने कहा वहाँ पर एक हिंदुस्तानी डेलीगेट ने, जो हिंदुस्तान का रहने वाला था, उसने तकरीर में कहा कि दुनिया में एक इनकलाब लाया एक मुल्क, उसका नाम पाकिस्तान है, सोलर का। और वो इनकलाब हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर आया है, उसका हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने पैसे से 26,000 मेगावाट सोलर इस मुल्क में लगाया है। 26,000 मेगावाट। ये 2 साल से कम के अरसे में पाकिस्तान में 26,000 मेगावाट लगा है। इसका हम में से किसी को इल्म नहीं था, ना हुकूमत को इल्म था, ना हमें इल्म था, ना इस मुल्क के रेगुलेटर्स या किसी और एक्सपर्ट को इल्म था। ये फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई, वहाँ से पता चला कि पाकिस्तान में इतना लग गया। हम उसको कहते, और इसमें से 2,000 मेगावाट भी नेट मीटरिंग नहीं है। ये नहीं है कि नेट मीटरिंग का बोझ हम पे पड़ गया है। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कसूर किसका है। तो बिजली के मामले में पहले हमने कहा कि कसूर सारा IPPs का है, IPP को ठीक करो। IPP हमने उनको दवा डरा धमका के 8-10 IPPs के मायदे तब्दील करवाए। इस साल जो सर्कुलर डेट है बिजली के सिस्टम का, वो 1 खरब रुपये पहुँच गया। तो पता ये चला कि मसला IPP नहीं थे। फिर कहा गया जी ये नेट मीटरिंग बड़ा मसला है। 4 दफ़ा हुकूमत ने पॉलिसी बदली, क्या ख़त्म करते नेट मीटरिंग, फिर वापस आ गई। ये पॉलिसी मुस्तकिल आप क्यों नहीं बना सकते? इसको कहते हैं एलीट कैप्चर। ये EV मोटरसाइकिल क्यों नहीं है, डीरेगुलेशन क्यों नहीं है, ये आपकी जो सोलर की जो हालत है ये क्यों इस तरह है? हम वाहिद मुल्क हैं जो सोलर को, पूरी दुनिया सोलर को इंसेंटिवाइज करती है, पाकिस्तान डिसइंसेंटिवाइज करता है, उस पर टैक्स लगाता है। अगर आज ये सोलर ना होता तो ये जो 26,000 में से 20% भी जो किलोवाट आवर्स हैं, क्योंकि 20% आपको सोलर एनर्जी देता है, ये आप गैस से या तेल से बना रहे होते। इसकी क्या कीमत होती है खुद अंदाज़ा लगा लें।
ये पाकिस्तान के अवाम ने अपने पैसों से खुद किया और आपने उस पर भी टैक्स लगाया, उनको इंसेंटिवाइज किया। सोलर को आज इंसेंटिवाइज करें, किस तरह सोलर मुल्क में बढ़ेगा, किस तरह सोलर गाड़ियाँ बढ़ेंगी, सोलर मोटरसाइकिल बढ़ेंगे। ये पॉलिसीज़ होती हैं जो मुल्क को हल देती हैं। मुल्क का हाल रात के अंधेरे में 80 रुपये कर्जा लेकर अवाम में बांटना नहीं है। सूबाई हुकूमतें बात कर रही हैं हम बसें फ्री कर देंगे, कितनी देर करेंगे? हम किसानों में पैसे बांटने शुरू कर देंगे। पैसे बांटना बड़ा आसान काम है। सूबाई हुकूमत का बहुत पैसा है, वो पैसे बांटने को बहुत कामयाबी से पैसे बांटते हैं। ये जब आप पैसे बांटते हैं, करप्शन का क्या सतह आज मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह आज मुल्क के अंदर। हुकूमतों में करप्शन आज बदतरीन, वफाक में सूबाई हुकूमतों में बदतरीन सतह पर है। हर शख्स जानता है, हर शख्स मानता है। बैनुल-अक़वामी इदारे भी कहते हैं, मुल्क के अंदर भी हर शख्स जानता है कि आज करप्शन की क्या हालत है। ये जो आप पैसे बांटेंगे, आज मेरे अखबार में पढ़ा कि 200 अरब बांटेंगे, इसमें से 20 अरब ही अवाम को नहीं पहुँचेगा। ये करप्शन की नज़र हो जाएगा। ये वो पैसे बांटने किसी मसले का हल नहीं होता। पॉलिसीज़ बनाएं कि अवाम की तकलीफ़ में कमी हो और पैसे ना बांटने पड़े। आखिरी बात मैं LNG पे करता हूँ। आजकल बड़ा फैशन है कि LNG हमारा बड़ा मसला बन गया है। बहरहाल वो अल्लाह ताला ने हल कर दिया, LNG अब आती ही नहीं है। हमारा जो कतर से कॉन्ट्रैक्ट था वो हरमुज़ की वजह से उन्होंने फोर्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि जंग है, हम सप्लाई नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस साल था, हुकूमतों के कमेटियाँ बनी हुई थी कि हमने शायद 15 से 20 या 30 जो शिप आते हैं उनको हमने कम करना है। हर साल में मेरे ख्याल है 100 के करीब शिप आते हैं, तो हमने 30 शिप उनमें से कम कर दे। वो मसला आपका खुद हल हो गया है। और आपके पास मज़ीद, अगर आप ये समझते हैं कि LNG मुल्क का मसला है, तो आज आपके पास मौका है। सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा या प्राइस रीओपनर में या उसकी टर्म ख़त्म हो रही है, आप LNG लेना बंद कर दें। अगर यही पाकिस्तान का मसला है, फिर आपको समझ आएगी कि उसका क्या असर मुल्क पर होता है। आज बुज़रा ये बातें करते हैं, LNG हमारा बड़ा मसला है जी, LNG टर्मिनल लग गए, बहुत महंगे हैं जी। दुनिया के सस्ते तरीन टर्मिनल पाकिस्तान में लगे हुए हैं, सस्ते तरीन 2 टर्मिनल लगे पाकिस्तान के सस्ते, दुनिया के सस्ते तरीन टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल है जो 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करता रहा है जब से बना है, आज 8 साल हो गए, 9 साल। तो हम हमेशा ना मसाइल को समझते हैं ना उसका हल समझते हैं। LNG का मसला आपके पास है, LNG पॉलिसी में है कि प्राइवेट सेक्टर ला सकता है, उसको इजाज़त दे दें, हुकूमत इस मामले से निकल जाए, आपका मसला हल हो जाएगा। जो सारिफ है उसको भी सस्ता मिलेगा। लेकिन आपने जो टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो आपने उस पर और अखराजात लगाए हुए, वो ख़त्म करने पड़ेंगे। दुनिया के 4 सबसे मौसर, सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट पाकिस्तान में है, 4 1200 मेगावाट के, लेकिन वो बंद पड़े हैं क्योंकि हमने LNG की कीमत महंगी कर दी है। टैक्सेस लगाकर, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैरिफ लगाकर उसको हमने महंगा कर दिया। अब जब इकनॉमिक डिस्पैच की बारी आती है, उस पर नहीं आते। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क के अंदर 40% एफिशिएंसी के प्लांट चल रहे हों और 62% एफिशिएंसी का प्लांट बंद पड़ा हो। ये हकाइक हैं हमारे आज एनर्जी सेक्टर के। 1 खरब रुपया सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, 3.5 अरब गैस सेक्टर का है। हर कंपनी एनर्जी सेक्टर की आज कंगाल है क्योंकि उसने ये सारे पैसे जो हैं उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। ये चंद बातें आपके सामने रखनी थी। अब कोई सवाल आपके हों, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत से कुछ हासिल करेगी। मेरा मकसद बिल्कुल किसी की ज़ात, किसी की हुकूमत पर तनकीद, बराए तनकीद नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो बताते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ नाकाम रही हैं, उनका रिएक्शन मसाइल का, क्राइसिस सिचुएशन नाकाम रहा है, इसको दुरुस्त करें। और बोझ, जब भी हुकूमत की नाकामी होती है, बोझ मुल्क के अवाम बर्दाश्त करते हैं। शुक्रिया जी। वसी साहब ये बताइएगा, RLNG की आपने बात की, LNG की बात की, पॉलिसियाँ माजी में भी बनती है या तो आपकी हुकूमत की है, ये सारी चीज़ों के आड़े कौन आ जाता है कि कोई हुकूमत आज तक पॉलिसी बनाने में कामयाब दौरान आते हैं, उस वक्त तो सारे शुरू हो जाते हैं।
लेकिन प्रैक्टिकली कोई पॉलिसी आज तक बन ही नहीं सकती। मैं भी यही कह रहा हूँ, बनी है। आपकी LNG एक कामयाब पॉलिसी थी जिसने पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर था फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में, जिसने मुल्क की मईशत भी तबाह कर दी थी महंगाई की वजह से और मुल्क में आलूदगी फैला दी थी। 1 साल के अरसे में पाकिस्तान 0 पे चला गया। ये LNG पॉलिसी का असर था मुल्क के ऊपर। पूरी दुनिया तस्लीम करती है, हमारे लोग कहते हैं नहीं बड़ी मुश्किल में हम पड़ गए। मुश्किल में पड़े, मैंने आपको हल दे दिया है। इस साल आपके पास हल आ गया है, निकल जाए LNG से। प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दें, यकीन करें वो सस्ती भी लाएंगे और सस्ती कीमत पर सार्फिन को भी दे पाएंगे। सर राना मैं रोस्टी सर, पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो IMF ने मॉनिटर करने का कहा है स्टेट बैंक से। तो स्टेट बैंक को ये कहा है जो फिस्कल पॉलिसी है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है वो IMF उसका जायज़ा लेगा। ये आपके कानून में है, ये कानून हमने पास किया हुआ है। आपने स्टेट बैंक को ये इजाज़त दी है, उनकी जिम्मेदारी डाली है। इसका मतलब ये है कि IMF ये कह रहा है कि हुकूमत पर हमें एतमाद नहीं है। हम रेगुलेटर को कह रहे हैं कि आप इन पर नज़र रखेंगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे कि आज इधर रिलीफ की बात कर दी, फिर वो रिलीफ ये थी कि पेट्रोलियम कंपनी को पैसे नहीं दिए, उनकी प्राइसिंग नहीं इंक्रीज़ करने दी, अब उनको पैसे दे रहे हैं। फिर उसमें से अब 80 रुपये जो रात को टैक्स में कटौती हुई है, अब IMF उससे आपसे पूछेगा कि भाई आपने आपसे हमसे वादा कुछ और किया है, यहाँ पर आप कटौती कर रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करते हैं, आवाम को एजुकेट करने के लिए कंपैरिजन बता देते हैं कि 1500 सीसी पेट्रोल गाड़ी और 1500 सीसी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी। देखिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो तमाम उसके साथ की जो तेल की गाड़ी है उनसे बहुत सस्ती है, महंगी गाड़ी नहीं है। यानी महंगी ज़रूर है लेकिन जो पेट्रोल की उसी किस्म की गाड़ी है उनसे तकरीबन 40% कीमत कम है उसकी। तो जो पेट्रोल मैं 15,000 रुपये का उसमें पहले पड़ता था, वो इसमें 1500 का बिजली इस्तेमाल होती है। क्योंकि अगर आप सोलर लगा लें तो वो भी 0 के करीब आ जाएगी। तो बहुत फ़र्क है। हुकूमत को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इनको इंसेंटिवाइज़ करने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बोझ भी कम होगा, आवाम की तकलीफ़ भी कम होगी। गाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरत है मोटरसाइकिल की, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर आप हर शख्स की जेब में हर महीने 7,000 रुपया डाल सकें तो उससे ये काफ़ी रिलीफ पैदा होती है। शहरवासी साहब मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो भी आपने सामने रखी, और पार्लियामेंट हाउस जो आमतौर पर समझा जाता है कि पाकिस्तान आवाम की कस्टोडियन है, वो भी आपके सामने हालात है। इसका आखिरकार हल क्या है? फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में महाना अनूर पर जा रहे हैं बजाय स्किल करने के, हम उनको भिखारी बनाए हुए हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल है? मेरा ख्याल ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आप इस मुल्क के जो असम्बली के मेम्बरान हैं उनकी तनख्वाह वहाँ से दिया करें, क्योंकि वो ज़रूरत ज़्यादा समझते हैं। आज हमने पढ़ा कि काबीना तनख्वाह नहीं लेगी। यार ये मुल्क के मसाइल का हल है। आप दुगनी तनख्वाह लें, काम करें। इस मुल्क के असम्बली के मेम्बरान सूबाई कौमी ने अपनी तनख्वाहें 300-300, 500-500% बढ़ाई हैं। चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर ने 850% बढ़ाई हैं। जजेस की तनख्वाहें कहाँ पर हैं? अरबों रुपए की गाड़ियाँ आप जजेस में बांट रहे हैं।